हेलो दोस्तों, आप सबका कक्षा 11 भूगोल विषय के अध्याय 14 महासागरीय जल संचलन के अभ्यास प्रश्न उत्तर की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने आपके भूगोल विषय के अध्याय 1 से लेकर 13 तक सभी के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। तो आज की इस क्लास में हम अध्याय 14 के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है जो कि बहुवैकल्पिक प्रश्न है। दिया गया है महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे जो गति होती है वो किससे संबंधित है। तो महासागरों के अंदर जल की यानी ऊपरी सतह पर होने वाली और नीचे होने वाली जो गति है वो संबंधित होती है समुद्री ज्वार से। आगे बढ़ते हैं। बृहद ज्वार यानी एक बहुत बड़ा ज्वार आने का क्या कारण है। तो बृहद ज्वार आने का कारण है सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ऐसी स्थिति में बृहद ज्वार की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। एक बहुत बड़े ज्वार क्या होता है, एक बहुत बड़ा ज्वार उत्पन्न होता है। अगला, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है। तो उपभू की स्थिति में पृथ्वी व चंद्रमा की न्यूनतम दूरी होती है, यानी उन दोनों के बीच में बहुत ही न्यूनतम दूरी होती है। अगला, पृथ्वी उपसौर की स्थिति में कब होती है। तो पृथ्वी उपसौर की जो स्थिति है वो सामान्यतः जनवरी महीने के अंदर होती है। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों के अंदर दीजिए। पहला प्रश्न है, तरंगे क्या है। तो तरंगे वास्तव में क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, जल नहीं है। ठीक है, तरंगे वास्तव में ऊर्जा है, न कि जल, जो कि महासागरीय सतह के आर पार क्या करती है, गति करते हैं। ये वायु के जल की विपरीत दिशा में गति से क्या होती है, उत्पन्न होती है। तरंग है, ये एक प्रकार की ऊर्जा है, जल नहीं है, जो कि महासागरीय सतह के आर पार क्या करती है, गति करती है। और ये वायु की जल के विपरीत दिशा में गति के कारण क्या होती है, तरंगे उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, महासागरीय तरंगे ऊर्जा कहां से प्राप्त करती है। यानी महासागरों के उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है, महासागरों के अंदर उत्पन्न होने वाली जो तरंगे हैं वो ऊर्जा कहां से प्राप्त करती है, वो आपको बताना है। तो वायु जल को क्या प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। वायु है वो जल को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे क्या उत्पन्न होती है, जिससे तरंगे उत्पन्न होती है। वायु के कारण तरंगे महासागर में क्या करती है, गति करती है, तथा ऊर्जा तट रेखा पर क्या होती है, निर्मुक्त होती है, यानी वहां पर आके मुक्त होती है। तो महासागरीय जो तरंगे हैं उन्हें जो ऊर्जा मिलती है वो वायु के माध्यम से प्राप्त होती है। जब वायु जल की विपरीत दिशा में गति करती है तो क्या उत्पन्न होती है, तो तरंगे उत्पन्न होती है। ठीक है, और ये तरंगों की जो ऊर्जा है वो तट रेखा पर आकर क्या होती है, समाप्त होती है या निर्मुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं। ज्वार भाटा क्या होता है। तो चंद्रमा तथा सूर्य के आकर्षण के कारण, चंद्रमा तथा सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या 2 बार समुद्र तल का नियतकालिक उठने या गिरने को क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। यानी चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दिन में 1 बार या 2 बार समुद्र तल का नियतकालिक यानी उसका जो एक सामान्य स्तर है उससे ऊपर उठना या नीचे की ओर गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा की स्थिति कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा उत्पन्न होने के क्या कारण क्या है। तो इसको उसका कारण क्या होगा, चंद्रमा तथा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा तथा सूर्य के द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए क्या है, उत्तरदायी है। कौन कौन से बल, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल और साथ ही साथ अपकेंद्रीय बल दोनों मिलाकर पृथ्वी पर ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति के लिए क्या है, जिम्मेदार है। ठीक है, अगला, ज्वार भाटा नौ संचालन यानी नौका संचालन से कैसे संबंधित है। ज्वार भाटा है वो नौ संचालन या नौका संचालन से कैसे संबंधित है। तो देखें, ज्वार भाटा नौ संचालकों तथा मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजनाओं में क्या करता है, मदद करता है। नौ संचालन में ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक महत्व है। ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, खासकर नदियों के किनारे वाले पोताश्रय पर एवं ज्वारंध मुख के भीतर जहां प्रवेश द्वार पर सिचले रोधिका होते हैं, तो नौकाओं और जहाजों को
पोताश्रय में प्रवेश करने से क्या करते हैं, रोकते हैं। ऐसी स्थिति में जो ज्वार भाटा है वो नौका संचालन में मदद करता है तथा नौकाओं और जहाजों को पोताश्रय में आसानी से प्रवेश करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो इस तरह ज्वार भाटा है वो नौका संचालन में कहीं ना कहीं मदद करता है। आगे है प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 150 शब्दों में देने हैं। पहला प्रश्न है, जो जल धाराएं हैं वो तापमान को कैसे प्रभावित करती है और उत्तर पश्चिम यूरोप के तटीय क्षेत्रों के तापमान को ये किस प्रकार प्रभावित करती है। यानी इसके अंदर दो प्रश्न शामिल है। पहला, जो जल धाराएं है वो तापमान को कैसे प्रभावित करती है, और साथ ही उत्तर पश्चिम यूरोप का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर ये तापमान को किस प्रकार प्रभावित करती है, यानी जल धाराएं वहां पर तापमान को कैसे प्रभावित करती है वो भी हमें बताना है। तो देखें, जल धाराएं होती है वो तापमान को प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, प्रभावित करती है, डायरेक्टली प्रभावित करती है। ठंडी या गर्म जल धाराएं तापमान को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करती है। सबसे पहले बात करते हैं ठंडी जल धाराओं की। तो जो ठंडी जल धाराएं होती है वो ठंडा जल गर्म जल क्षेत्रों के अंदर लेकर आती है। ठंडी जल धाराएं है वो ठंडा जल गर्म जल क्षेत्रों के अंदर लेकर आती है। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहती है। यानी जो ठंडी जल धाराएं है वो महाद्वीपों के जो पश्चिमी तट वाला क्षेत्र होता है वहां पर बहती है। ऐसा दोनों गोलार्धों में निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है। और ऐसी स्थिति कहां पर होती है, दोनों जो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उसके अंदर जो निम्न और मध्य अक्षांशीय क्षेत्र हैं वहां पर ठंडी जल धाराएं सामान्यतः बहती है। और उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जल धाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर भी बहती है। ठीक है, तो वहां पर जहां जहां पर ठंडी जल धाराएं बहती है वहां पर वो तापमान को क्या करेगी, कम कर देगी। आगे बढ़ते हैं, गर्म जल धाराएं। गर्म जल धाराएं गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्रों के अंदर पहुंचाती है, वहां पर लेके आती है। और ये महाद्वीपों के सामान्यतः पूर्वी तटों पर बहती है, दोनों गोलार्ध के निम्न और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में। उत्तरी गोलार्ध में ये जलधाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर कभी कभार बहती है। ठीक है, तो इस तरह ठंडी जल धाराएं और गर्म जल धाराएं हैं वो अलग अलग क्षेत्रों के तापमान को प्रभावित करती है। जबकि बात करें उत्तर पश्चिमी यूरोप में, तो वहां पर गर्म जल धाराएं मौजूद है जो कि उत्तर पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों के तापमान को क्या करती है, बढ़ाने का काम करती है। आ समझ में? तो जहां जहां पर ठंडी जल धाराएं बहती है वहां पर वो तापमान को कम करने का काम करती है, और जहां पर गर्म जल धाराएं बहती है वो तापमान को बढ़ाने का काम करती है। वही बात करें उत्तर पश्चिमी यूरोप में, तो वहां पर गर्म जल धाराएं मौजूद है जो कि उत्तर पश्चिमी यूरोप का जो तटीय क्षेत्र है वहां के तापमान को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, जल धाराएं कैसे उत्पन्न होती है। हमें बताना है कि जल धाराएं उत्पन्न कैसे होती है। तो देखें, जल धाराएं दो प्रकार के बलों के द्वारा प्रभावित होती है। जल धाराएं है वो दो प्रकार के बलों के द्वारा क्या होती है, प्रभावित होती है, अफेक्टेड होती है। वे कौन कौन से बल हैं? पहला बल है प्राथमिक बल जो जल की गति को प्रारंभ करता है, और दूसरा द्वितीयक बल जो धाराओं के प्रभाव को कंट्रोल करता है। पहला बल तो जो जल की जो मोशन है, जो जल का मोशन यानी उसकी जो गति है उसको क्या करता है, इनिशिएट करता है, प्रारंभ करता है। और जो दूसरा बल है सेकंड फोर्स, वो धाराओं के प्रभाव को कंट्रोल करने का काम करता है। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक बल जो धाराओं को प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना। पहला बल कौन सा है? सौर ऊर्जा के जरिए जल का गर्म होना। सौर ऊर्जा से जल गर्म होकर क्या होता है, फैलता है। सौर ऊर्जा से जो है जल वो गर्म होकर फैलता है। यही कारण है कि विषुवत के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है। यही कारण है कि जो विषुवत है, ठीक है, उसके पास जो महासागरीय जल का स्तर है वो मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर से क्या होता है, अधिक ऊंचा होता है। इस कारण से बहुत कम प्रवणता वहां पर उत्पन्न होती है तथा जल का जो बहाव है वो ढाल से नीचे की तरफ होता है। तो पहला बल है सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना यानी ऊष्मा ऊर्जा। दूसरा है वायु। महासागर के सतह पर बहने वाली वायु जल को क्या करती है, गतिमान करती है, उसमें गति उत्पन्न करती है। और इस क्रम में वायु और पानी को सतह के बीच, इस क्रम में वायु और पानी की सतह के बीच उत्पन्न होने वाला घर्षण बल जल की गति को क्या करता है, जल की गति को प्रभावित करता है।
तीसरा बल है वो है आपका गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण जल नीचे की ओर बैठता है और यह एकत्रित जल दाब प्रवणता में क्या लाता है, भिन्नता लाता है, यानी दाब के अंदर परिवर्तन लाता है। ठीक है, अगला बल है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा के दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर क्या होता है, प्रवाहित होता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो जल है वो जल की गति की दिशा के दाहिनी तरफ, जल है वो उसकी गति की दिशा के दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में वो बाईं ओर प्रवाहित होता है तथा उनके चारों ओर बहाव को क्या कहा जाता है, वलय कहा जाता है, जिसके कारण से सभी महासागरीय बेसिनों में वृहद वर्ताकार धाराएं क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, ये थे प्राथमिक बल। आगे बात करते हैं द्वितीयक बल जो धाराओं को प्रभावित करते हैं। पहला है पानी के घनत्व में अंतर। तो महासागरीय जल धाराओं के ऊर्ध्वाधर गति को क्या करता है, ये बल प्रभावित करता है। सघन जल नीचे की ओर बैठता है जबकि हल्के जल की प्रवृत्ति कैसी होती है, ऊपर उठने की होती है। तो जहां पर जल का घनत्व अधिक होगा वहां पर पानी नीचे की ओर तली में बैठेगा और जहां पर जल का घनत्व कम होगा वहां पर वो ऊपर की ओर उठेगा। अगला है लवणता में अंतर। जो अधिक खारा जल है वो निम्न खारे जल की अपेक्षा ज्यादा सघन होता है तथा इसी प्रकार जो ठंडा जल है वो गर्म जल की अपेक्षा क्या होता है, अधिक सघन होता है। तो इस तरह ये दो अंतर भी क्या करते हैं, जल धाराओं को प्रभावित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 14 के अभ्यास के जितने भी प्रश्न थे उन सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।